Now the second portion of the physics of class फर्स्ट ईयर। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बेसिक आइडिया फिजिक्स के बारे में बताया, बेसिक आइडिया अबाउट द फिजिक्स एंड डिफरेंट ब्रांचेज इन द फिजिक्स। टुडे नाउ वी आर स्टार्टेड बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, बेसिक फोर्सेस इन नेचर। बेसिक फोर्सेस इन नेचर में कितने टाइप के यहाँ पे फोर्सेस है, आज उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। यह सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि इसमें टू मास बॉडी होती है, एक m1 होता है, दूसरा क्या होता है m2, एंड दे आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस r। ओके, नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास बॉडी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ these masses and inversely proportional to the square of distance between them. That is equation number first and equation number second. On combining equation first and equation second, we get formula F is directly proportional to m1 m2 by r square। m1 m2 by क्या होगा, r square। Now we know that डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब यहां से हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का ये फार्मूला हो गया। आप लोगों को पता है कि वेयर जो G होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा और इसके फार्मूले को भी जाना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक फोर्सेस इन नेचर। बेसिक फोर्सेस इन नेचर में पहला है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इसमें पहले आप लिखेंगे तब इसको आप नोट करेंगे। पहले लिखिए द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लिखिए इसमें द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन existing between the forces of attraction existing between any two TWO2 any two separated bodies due to their masses are called gravitational forces। तो बच्चों पॉज करके फट से यहां से लेकर के यहां तक का नोट करेंगे। पॉज करके फट से नोट करिए। नाउ इसके बाद लिखिए, इसी में ही लिखना है, हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टीज में नंबर 1 डालेंगे। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे। और दूसरी बात, यह कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नंबर 1 लिखिए, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन
two bodies are always attractive. Now second point, they obey inverse square law. They obey inverse square law, comma, that is, they vary inversely as the square of the distance between the two bodies, between the two bodies. Now next point, it means third point, लिखिए, they are central forces, that is, they act along the line joining the center of the two bodies. Hence, they are conservative forces. Now fourth point, देखिए, these are the weakest forces in nature. Now second, हेडिंग डालेंगे सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस होता है बच्चों, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है. ठीक है, इसके टर्म से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, मैग्नेट माने मैग्नेट, के बीच में जो फोर्स लगता है, लाइक दिस. जैसे मान लीजिए यहां पे टू चार्जेज हैं, ये नई चीज है, आपको आगे चैप्टर्स में मिलेंगे, यानी सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको, लेकिन यहां पे चूंकि ये हेडिंग आया है, इसकी बात आ गई, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. इसमें टू चार्जेज होते हैं, Q1 और Q2 होता है, एंड दे आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस r, जस्ट लाइक एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स. वहां पे टू मास बॉडी था, यहाँ पे टू चार्ज बॉडी है. तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड नाउ सेकंड इज द F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, जैसे पीछे था. ऑन कंबाइनिंग कर दीजिए, वही चीज है, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. ठीक है, वी गेट, क्या ऑब्टेंड होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहां कांस्टेंट बच्चों K आएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा. आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो K को भी और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है, तो मैं यहां पे आपको ज्यादा जो है लॉन्ग वे में नहीं बताना चाह रहा हूं, बस आपको जितनी जरूरत है मैं उतना बताना चाह रहा हूं. बाकी हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, यानी इट मीन सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे. वेयर, यहां से वेयर K इज कांस्टेंट, K कांस्टेंट है, यहां पे आ जाते हैं, वेयर K इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू
its value is 9 into 10 to the power 9. कितना होता है? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों ये जो वैल्यू आपका आ गया है ये है इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में है, और ये कंबाइंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फोर्स से। तो हम मैग्नेटिकल फोर्स के बारे में बात करें तो देखिए मैग्नेट होते हैं, 2 मैग्नेट होते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। ये 2 डिफरेंट टाइप के मैग्नेट है। ये मान लीजिए साउथ पोर्शन है, ये नॉर्थ है। मान लीजिए ये भी साउथ है, ये भी क्या है? नॉर्थ पोर्शन हो गया। ठीक है, ये इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग किया पोल का, ये पोल का लाइन ज्वाइनिंग किया, इसका ये सेंटर पार्ट हो गया, ये इसका सेंटर पार्ट हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गया? आर हो गया। इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये जो बच्चों पोल स्ट्रेंथ को M1 से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसको हम लोग क्या करेंगे? M2, नॉट अ मास, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब इसमें भी जो फोर्स लगेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 लगेगा। ठीक है, एंड वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑन कंबाइनिंग, सो दैट जैसे इसमें कंबाइन किया था इसमें कंबाइन करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर भी हो जाएगा, ये देखिए यहां पर वेयर K इज कांस्टेंट, its value is 10 to the power minus 7। इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 10 to the power minus 7 होता है। यूनिट मैं भी बताता हूं। तो इस तरीके से यहां पर 1 मिनट आपको, यस, तो यहां पर K कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज 10 to the power minus 7 न्यूटन एम्पियर टू द पावर -2। न्यूटन एम्पियर टू द पावर -2 होता है। इस ये जो पोर्शन है M1 M2 इसको मास नहीं कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे? पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पोल स्ट्रेंथ। मास तो आपका उसमें था क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स में था। यहां पे हम मैग्नेट है तो मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ है। जिसे हमें 2 चार्ज बॉडी होता है, स्मॉल पॉइंट चार्ज बॉडी होता है, वैसे यहां पे 2 स्मॉल पोल स्ट्रेंथ होते हैं। ठीक है, तो ये आप काम करिए। सबसे पहले आप इसको पूरा कंप्लीटली नोट कर लीजिए। हेडिंग डाल करके आप पॉज करके फट से नोट करिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ओके, पॉज करके हो गया नोट? चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज हेडिंग डालिए। प्रॉपर्टीज, इसमें नीचे प्रॉपर्टीज हेडिंग डालेंगे। लिखिए दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। नंबर 2, दे आर सेंट्रल फोर्सेस and hence they are conservative, Number 2, देखिए they may be attractive or repulsive। फुल स्टॉप। आगे लिखें like charges and like poles, repel each other while
unlike charges, while unlike charges and unlike poles attract each other. Number 4, they operate up to sufficiently large distance, up to sufficiently large distance. नंबर 3 हेडिंग डालिए, वीक फोर्सेस. कौन सा फोर्सेस? वीक फोर्सेस. ध्यान से समझिए बच्चों, वीक फोर्सेस और एक होता है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. ठीक है, वीक फोर्सेस क्या होते हैं इसको हम लोग यहां पे समझेंगे कि जब बच्चों न्यूट्रॉन इसमें कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में इलेक्ट्रॉन और प्लस इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो. क्या बोलते हैं? इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो. इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो. ये है न्यूट्रॉन हो गया. ठीक है, क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया. बीटा इमिशन, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि देखिए बच्चों, वीक फोर्सेस क्या होता है. तो मैंने आपको अभी बताया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं. जब न्यूट्रॉन से बीटा इमिशन होता है, क्या होता है? इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल. ये होता है बीटा. न्यूट्रॉन से जब बीटा इमिशन होता है तो क्या बनाता है? प्रोटॉन बनाता है. साथ में किसको निकालता है? इलेक्ट्रॉन को. और ये बोलते हैं इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं. ठीक है, ये हैविंग नो चार्ज एंड ऑलमोस्ट जीरो रेस्ट मास. इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है. एंटी न्यूट्रिनो दैट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द न्यूट्रॉन. अभी तक आपने 3 फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. लेकिन बच्चों आज से आप जान जाइए कि इसके अलावा भी न्यूक्लियस के अंदर कुछ एंटी पार्टिकल होते हैं. जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे मिसाइल को ब्रेक करने के लिए एंटी मिसाइल होता है, ताकि वो कोई भी अगर कंट्री जो है मिसाइल को अगर छोड़ता है तो दूसरी कंट्री के ऊपर ना गिरे, इसके लिए वो कंट्री क्या करता है? एंटी मिसाइल बना देता है और इस तरीके से टारगेट करता है कि ऊपर हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है, नीचे नहीं गिर पाता है. तो बस उसी तरीके से हम लोग का यहां पर जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं, उनको न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स होता है. लेकिन उसके अगेंस्ट क्या होता है? वहां पर उसका एंटी पार्टिकल होता है. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, जबकि पॉजिट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. तो एंटी हो गया. न्यूट्रॉन जान ही रहे चार्जलेस होता है, तो उसका एंटी पार्टिकल कौन होता है? एंटी न्यूट्रिनो होता है, यानी वो भी क्या होगा? चार्जलेस होता है. और उसका रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है. प्रोटॉन का प्रोटीनो होता है. इस तरीके से यहां पर उनके एंटी पार्टिकल हमारे एटम के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं वीकेस्ट फोर्सेस क्या होता है. वीकेस्ट फोर्सेस जो होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन बीटा का इमिशन करके प्रोटॉन बनाता है, साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकालता है, तो वही इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो आपस में कंबाइंड होकर के एक हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि वीकेस्ट फोर्सेस के नाम से जाना जाता है. इट मींस ये जो वीकेस्ट फोर्स होता है दैट इज अबाउट 10 to the power 26 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द, किससे होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है. 10 to the, that is the weakest forces
in the nucleus is the stronger than the gravitational force. Its magnitude is 10 to the power 26 times होता है. Okay, now right, लिखिए हेडिंग है weak forces. लिखिए the weak forces were WERE वर बोलते हैं उसको. The weak forces were discovered. Weak forces were discovered during the study of बीटा इमिशन. ये बीटा होता है, सिंबल है बीटा का, बीटा इमिशन, कॉमा a neutron inside the nucleus is converted into a proton comma an electron and an antineutrino converted into antineutrino, a particle, उसी में लिखे, a particle having no charge and almost zero rest mass. बच्चे ये ऊपर वाला ये पोर्शन लिख लीजिए, तो तुरंत पॉज करके फट से नोट करिए, लाइन चेंज करके लिखिए, फिर लिखिए a continuous variation in the energies of beta particles emitted from a nucleus led to the conclusion that an electron and an antineutrino interact with each other through weak forces. लाइन चेंज लिखिए, इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, लिखिए वीक फोर्सेस आर द फोर्सेस which cause light माने हल्का, elementary particles to interact with one another and with heavier particles. Now notes में लिखिए, नोट डाल करके लिखिए these are about 26 times stronger than the gravitational forces. और लास्ट हेडिंग डालिए इस चैप्टर का, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस.
नंबर 4 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। देखिए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर, ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी बहुत सारे होंगे, प्रोटॉन भी बहुत सारे होंगे, होंगे ना। सॉरी, प्रोटॉन भी बहुत सारे होंगे और न्यूट्रॉन्स भी बहुत सारे होंगे। आपको पता है कि प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये देखिए, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, यानी जीरो होता है। तो वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए, जब न्यूट्रल है यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और जबकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के ऊपर सिमिलर चार्जेज है, तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होता है बच्चों। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगता है। किसके किसके बीच में? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगता, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगता। ये जो तीनों फोर्सेस यहां पर आए हैं, यही आपका क्या है? न्यूक्लियर फोर्सेस होता है। कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्सेस होता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स होता है। लिखिए, ज्यादा नहीं, इसमें है लिखिए, दीज फोर्सेस, हेडिंग है आपका नंबर 4 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। इसमें लिखिए, दीज फोर्सेस आर ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। दीज फोर्सेस आर ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, फुल स्टॉप। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, they are responsible for holding neutrons and protons together, holding neutrons and protons together inside atomic nucleus, inside atomic nucleus। अपने समझने के लिए बनाना चाहे तो इसको आप बना सकते हैं पॉज करके, उसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। नंबर 2, they are non-central, they are non-central and hence non-conservative forces, non-conservative forces। now third point लिखिए, लिखिए, the nuclear forces are basically attractive forces. The nuclear forces are basically attractive forces। आगे लिखे, they exist between न्यूट्रॉन, बीच में डैश लगा के न्यूट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन, बीच में डैश लगा के न्यूट्रॉन, एंड प्रोटॉन डैश प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 देखिए, they are extremely short range forces, they are extremely
short range forces and act over distances of the order of 10 to the power minus 15 meter. 10 to the power minus 15 meter. That is within atomic nucleus. That is within atomic nucleus. That is within atomic nucleus. Okay, this chapter is completed, बच्चों. Sorry, this chapter is completed. Or now next day I will start chapter number 2, unit and measurement. ये चैप्टर पहले वाले चैप्टर से इंटरेस्टिंग रहेगा. इसके बाद जो आपका डायमेंशन आएगा, वेक्टर आएंगे, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी. उसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है. मैं खूब न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ फिजिक्स क्या होता है. तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू.